पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें 2012 का सेट वन जो हमारा कल तक की वीडियो में हमने इसमें सॉल्व किए थे। इसके शुरू के 15 क्वेश्चन। तो 1 से 10 तक के आपके क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, और 11 से लेकर आपके 15 तक के हैं दो दो नंबर के। और अब 16 से क्वेश्चन आपके शुरू होंगे, और ये क्वेश्चन आपके हैं तीन तीन नंबर के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है। और लगभग लगभग पैटर्न का जब पेपर का पैटर्न वो ऐसा ही आता है, लगभग 16 नंबर पर आपको यही क्वेश्चन मिलते हैं अधिकांश, यूजुअली ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो आप पिछले लगभग आप 8-10 सालों के पेपर सॉल्व कीजिए, आपको बहुत से आने वाला है और आपको उसको पेपर सॉल्व करने में बड़ी इजी लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर इसमें 16 है आपका, और 16 क्वेश्चन में देखिए क्या है। देखिए 16 क्वेश्चन में आपका सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये आता ही आता है एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुके हैं और आप एक बार फिर देख लीजिए। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं ये एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको अपोजिट लेके चलेंगे। हम क्या मानेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, माना रूट थ्री एक, हम इसे परिमेय संख्या लेंगे, परिमेय संख्या है। इसमें लैंग्वेज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम ज़्यादा में आपका ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, अतः इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये अच्छे बच्चों के लिए, जो नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखें, और सीधा इसको क्या लिखना है, रूट थ्री बराबर पी अपॉन क्यू। इसमें आपके दो टाइप के सवाल हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। रूट थ्री, रूट फाइव, रूट टू कोई से भी आ सकता है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं, और दोनों टाइप के सवालों को आपको अच्छी तरह से, उसमें जो अंतर है वो अच्छी तरह से आप समझ लें। इसमें आपको स्क्वायर करना होता है, और जो दूसरे टाइप के सवाल है उसमें आपको स्क्वायर नहीं करना होता है। ये आप ढंग से समझ लें। बहुत से बच्चे दूसरे वाले जो टाइप के सवाल उसमें भी स्क्वायर कर देते हैं। और इसमें ये लैंग्वेज आपको बहुत ज़रूरी लिखनी है, जो मैं ये लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, जहाँ P और Q का अतिरिक्त एक के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। अन्य कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपके अभाज्य संख्याएं हैं। और दूसरे शब्दों में क्या, ये पी और क्यू कोई भी संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगी, लेकिन हमने कैसी संख्या ली यहाँ पे, ये संख्या ऐसी किसी पहाड़ी में नहीं आती। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, ये किसी पहाड़ी में नहीं आती है। इसका मतलब हुआ कि एक के अतिरिक्त इनका कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है। अब इसमें हम स्क्वायर करते हैं, ध्यान रखना, वर्क करने पर। तो यहाँ पे रूट थ्री का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें तिरछी गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर आपका आ गया 3Q स्क्वायर। ये समीकरण आपकी एक हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका क्यू स्क्वायर बराबर 3 इसके भाग में जाएगा पी स्क्वायर के। और यहाँ से हमें क्या पता चल चुका है कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है। इसको आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर को हम 3 से भाग दे रहे हैं। पी स्क्वायर कोई संख्या होगी, और जो भी होगी वो पूर्णांक होगी, और भाग देने पर हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है। क्यू स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक मतलब पॉइंट में नहीं है। तो जब इसको भाग देने पर हमें पॉइंट में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है। और जब भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी पी स्क्वायर 3 का 3 इसका एक फैक्टर है। कैसे पता चला, क्योंकि हमें क्यू स्क्वायर मिला। क्यू स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है। क्योंकि हम शुरुआत में ही जब पी अपॉन क्यू लिखते हैं, तो जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, पी और कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और फ्रैक्शन में आपने इसे दिखा रखा। परिमेय संख्या की ये परिभाषा आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि परिमेय जो आपकी संख्या है उसकी परिभाषा यही है। तो पी और क्यू उसमें पूर्णांक होते हैं। तो जब हमने इसका भाग दिया तो ये पूर्णांक आया, कुछ भी आया होगा लेकिन ये पूर्णांक है, ये हमें क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पी का एक गुणनखंड 3 है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वो क्या लिख सकते हैं,
पी स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः पी भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, अतः पी का एक गुणनखंड 3 प्राप्त होता है। ये आपके अपने अपने लिखने की अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना इसको अच्छा लिख सकते हैं और इसको बड़ा बना सकते हैं। लेकिन जो बहुत मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो बहुत कम तैयारी कर पाते हैं, तो उनके लिए इतना ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, माना अब हम यहाँ पे अगर √3 है तो हम क्या लेंगे, क्यू बराबर, सॉरी पी बराबर 3r लेंगे। अगर √5 होता तो पी बराबर क्या लेंगे, जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे 5r लेंगे, 6 जो भी दिया है। तो यहाँ पे पी बराबर क्या लेंगे हम, 3r, जहाँ r एक पूर्णांक है। मतलब यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी वही संख्या आपको यहाँ लेनी है। अगर √5 यहाँ पे होता है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ √5 ही लेना होता है, नहीं सॉरी 5, तो पी बराबर 5r लेते हैं, जहाँ r एक पूर्णांक संख्या है। इसका वर्ग करेंगे फिर, तो इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9r²। अब ये भी पी स्क्वायर के बराबर 3q², ये भी पी स्क्वायर के बराबर 9r²। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको बराबर रखेंगे, 3q² बराबर 9r², ये आ गया। 3 से 9 आपका कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, ये हो गया, 3 3 9। और यहाँ से आपको क्या मिला, r² बराबर q²/3। अब यहाँ पर भी q² को हम भाग दे रहे हैं 3 से, और भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी r² आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि q² का एक गुणनखंड 3 है, अतः q का भी एक गुणनखंड 3 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अतः q का एक गुणनखंड 3, ठीक है। और जो अच्छा लिखना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहते हैं, वो क्या लिखेंगे, q² 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः q भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, अतः q का एक गुणनखंड 3 प्राप्त होता है। इसको आप ध्यान से सुन लें, इसका इतना आप लिख सकते हैं। मतलब इसको आप कितना बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें इसको, या सॉल्यूशन को, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा लंबा करके बहुत से बच्चे नहीं कर पाते तैयारी, तो ये मैं केवल एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से इसकी मैं तैयारी आपको बता रहा हूँ। जो लंबा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसमें और भाषा बना सकते हैं क्या, हमने ये माना था कि P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, परंतु हमें P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य सार्वगुणनखंड 3 प्राप्त होता है। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। पर आप सुन रहे हैं बात को, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो याद करके लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यह विरोधाभास, एक लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, P और Q का, हमें P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड क्या, 3 प्राप्त होता है। जबकि हमने ये माना था कि इनका एक के अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं। इसके बाद ये भाषा आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, जो मैं अब लिख रहा हूँ, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि क्या, क्या की थी हमने कल्पना क्या की थी, हमने ये माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 परिमेय गलत हो गया, ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं तो फिर अपरिमेय होगा। हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √3 एक क्या, परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कोशिश की इसको कराने की, ये बहुत शॉर्ट है ये, लेकिन जितनी लैंग्वेज मैंने बीच में बोली है और लिखी नहीं है, आप उनको लिखना चाहें तो उनको लिख लेना और उनकी तैयारी करके एग्ज़ाम में आप और अच्छा करना चाहते हो तो अच्छी बात है। तो अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल देनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक पर्याप्त है वैसे। इसके बाद देखिए 17वां सवाल, इसका एक सेकंड पार्ट है, अथवा में है। अथवा में आपको कहते हैं 72 120 का आपको निकालना है। देखिए 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। 72 और 120 का तो अभाज्य गुणनखंड से बहुत आसान होता है। अभाज्य गुणनखंड यूक्लिड तो नहीं है, पर अभाज्य आपके में है कोर्स में इस साल, केवल कोरोना की वजह से वो भी। तो ये आपका अथवा का है। 72 के हम फैक्टर करते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 तियाँ के 24 तियाँ 72, और 120 के करेंगे फैक्टर तो 2 दूना के 4 दूना के 8 तियाँ 24 24 पंजे आपके 120, ठीक है ना। 5 में 10 दूना 20 20 या 60 60 हैं, 5 के 10 10 के 20 40 40, हाँ ठीक है 120 ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी बहुत आसान है। देखो ये अगर ऐसे ऑप्शन में आपके माना इस बार भी आ जाते हैं ऐसे ही ऑप्शन में, तो आप फिर ये वाला करना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज और लैंग्वेज में नंबर कटने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि अथवा में आपको ये क्या करना, तो ये ज़्यादा अच्छा है करना आपके लिए, बहुत आसान भी है। तो एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन फैक्टर है 72 और 120 में, 2 ये लिखते जाएंगे, 2 ये लिखते गए, फिर ये 2 उसको कैंसिल आउट करते गए और लिखते गए, और ये 3 अब जो कट गए उनको लिख दिया। इनके मल्टीप्लाई कर 3 दूना के 6 6 दूना 12 12 दूना के 24 24 इसका एचसीएफ हो गया। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, लोअर कॉमन फैक्टर, ये था हायर कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम में क्या होगा, जो आपका एचसीएफ आया है यानी ये 24, ये तो आपको लिखना ही है। और जो आपकी संख्याएं बच गई थी 3 और 5 बच गया था, तो 3 और 5 हम लिखेंगे, और इनके 5 या 15, और 15 चौक 60, 15 के 30 अच्छे 36, ये आपका 360 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 17। 17 में क्या है, 17 में आपको दिया हुआ है आपका 17 है कि x³ - 3x² + x + 2 को x - 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक बहुपद दे रखा है x³ - 3x² + x + 2, इसको भाग देना है x - 2 से। तो इसका भाग आप देख लीजिए। भाग देने के लिए यहाँ पे x³ है, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए तो x² की मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पहला पद ये बराबर करना होता है, यानी यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे उसकी इसमें मल्टीप्लाई करके पहला पद ये आना चाहिए x²। इसकी मल्टीप्लाई -2 में भी करेंगे तो -2x²। अब ये माइनस ये प्लस, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। -3x² + के 2x² माइनस के x²। ऊपर से ये पद बचे हैं, इनको हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब हमें -x² चाहिए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, तो -x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x² आएगा। -x के -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x आ गया। अब हम फिर घटा रहे हैं, घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो आप ये देखिए कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x से 2x माइनस के x बचे, और ऊपर से प्लस का 2, ये वाला हमने नोट कर लिया है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, -1 की, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई करें तो माइनस के x, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और ये 2 दोनों सेम आ गए, साइन माइनस को कैंसिल आउट से आपका जो शेषफल है वो 0 आ गया। ये आपको बताना था इसमें, ठीक है। 18वां देखिए, इसमें भागफल और शेषफल बताना था, तो लास्ट में आप अच्छे तरह से लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा आपका काम। भागफल आपका हो गया x² - x - 1, और शेषफल आपका हो गया 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, देखो बिंदुओं से त्रिभुज, ये बिंदु आपके -1.53 6 - 2 -3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शून्य वर्ग मात्रक वाले त्रिभुज का क्या आशय है, ये आप देखिए। तो आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ये आपका 7वें चैप्टर से है, एक्सरसाइज 7.3 से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 18। तो देखिए इसको, आपको 3 बिंदु दिए हैं, -1.5 और 3।
दूसरा 6 और -2 और -3 और 4 ये दिए हुए हैं। x1 y1 x2 y2 x3 ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो आपको मान रखने में सुविधा होगी, ऐसा आप लिख लेना इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। सूत्र आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये सूत्र लिख लिया। 23 31 12 इसका एक कोड भी मैंने आपको बताया था। और x1 आपका -1/2 y2 आपका -2 y3 -4 हो जाएगा प्लस ये आपका x2 6 y3 आपका हो गया 4 और y1 आपका हो गया -3 प्लस के x3 आपको हो गया, सॉरी -3 हो गया, ये -3 और ये आपको हो गया 3 और ये माइनस के प्लस हो जाएगा, ये y2 y1 माइनस y2 ये हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन आप बिल्कुल ध्यान से करें क्योंकि गलती यही करते हैं बच्चे, मान बड़े ध्यान से रखें। पहले सूत्र आपने लिख लिया है, मान बड़े ध्यान से रखें। थोड़ा 1 मिनट की जगह 2 मिनट 3 मिनट लग जाए कोई उसमें गलत नहीं है, पर आपका मान सही रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी सही हो जाएगी। अब देखिए 4 2 -6 -6 के 15 में गुणा करें, 15 6 90 तो 9 आ गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, 4 में से 3 गया 1, 6 एकम 6 और 3 2 5 5 3 -15 9 6 15 प्लस के माइनस के 15 ये आपका आ गया 0, क्योंकि प्लस के 15 से -15 कट गया 0। क्षेत्रफल 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो वो कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल क्या आता है शून्य वर्ग मात्रा वाले त्रिभुज का क्या आशय है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल शून्य है अतः दिए गए तीनों बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज निर्मित नहीं होता है, कोई भी त्रिभुज निर्मित नहीं होता है, यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज कब नहीं बनता है, जब तीनों बिंदु संरेख हों। तो लास्ट में फाइनली आपका क्या कंक्लूजन निकला, अर्थात तीनों बिंदु संरेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित है या इनसे होकर एक रेखा खींची जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 19 में देखिए 19 आपका ये इधर है, बिंदु P, ये आपका 7.2 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7.2 में x3 6 1 8 2 और 9 4 क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 19वें क्वेश्चन में आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, कोई आवश्यक नहीं है बनाना है पर आपकी सुविधाएं हैं। और समांतर चतुर्भुज में आपको क्या करना है, इसमें आपको ये निर्देशांक क्रम ध्यान रखना, ABCD। आपको क्या दे रखा 19वें में, इसमें आपको दे रखा PQRS दे रखा उन्होंने, कोई बात नहीं PQRS कर देते हैं, PQ नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, PQRS हो गया। ये P के निर्देशांक आपके क्या हैं, x3 है, Q के निर्देशांक है 6 1, R के हैं 8 और 2 और S के हैं 9 और 4, x3 6 1 8 2 9, इसको इसी क्रम में रखना या ऐसे रखना, लेकिन ये मत करना कि PQRS, तब तो सवाल आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें हम क्या लगाएंगे, आपका 7.2 जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से उदाहरण आपको दिया गया यहाँ पे, ये O है। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण है कि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो चूंकि हमको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो O है यानी बराबर भाग में बांट रहा है इसको, PR को भी और SQ को भी। ठीक है, यानी O जो है वो SQ का भी मध्य बिंदु और PR का भी मध्य बिंदु है। तो क्या लिखेंगे, अतः
बिंदु ओ विकर्ण पी आर तथा एस क्यू दोनों का मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु है। अब दोनों का मध्य बिंदु है तो इसमें क्या होगा, केवल मध्य बिंदु का सूत्र आप लगाएंगे और हम ओ के निर्देशांक निकालेंगे। पहले ओ को हम पी आर का मध्य बिंदु मान करके इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं। अभी हम इसको पी आर का मध्य बिंदु मान रहे हैं। वैसे एस क्यू का भी बाद में एस क्यू का मान के दो बार निकालेंगे। तो पी आर के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, तो पी आर चाहे तो लिख दो आप विकर्ण पी आर के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये इसका फॉर्मूला है। x1 y1 ये x2 ये y2 क्या आएगा, x प्लस 8 बटे 2 3 प्लस 2 बटे 2, यह आ जाएगा आपका x प्लस 8 बटे 2 3 प्लस 2 बटे 2। निर्देशांक आप हमेशा ब्रैकेट में ही निकालेंगे। ये हो गया आपका, ये आगे सोल्व नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे 3 2 5 बटे 2। अभी हमने क्या करा, इसको पी आर का मध्य बिंदु माना ओ को। आप क्या करेंगे, एस क्यू के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। ठीक इसी प्रकार विकर्ण एस क्यू के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। अब हम एस क्यू का मानेंगे तो क्या होगा, x1 y1, अभी x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया 6 1। तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। सूत्र अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। x1 9 x2 ये 6, 9 प्लस 6 बटे 2, 9 प्लस 6 बटे 2 4 प्लस 1 बटे 2 और 9 6 15, 15 बटे 2 और 4 और 1 5 बटे 2। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमने जो ये निर्देशांक निकाले हैं ये वाले, ये भी ओ के ही हैं और ये वाले जो निकाले ये भी ओ के ही हैं। तो दोनों निर्देशांक आपस में बराबर होंगे, यानी इसका भुज इसके भुज के बराबर होगा, इसकी कोटि इसके कोटि के बराबर होगी। क्लियर। तो हमें केवल भुज को भुज के बराबर रखना है क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, इसलिए ये वाला भुज यानी x प्लस 8/2 बराबर 15 बटे 2, 2 से 2 कट गया, हर बराबर हैं, x प्लस 8 बटे 15 और 15 में से 8 गए इधर आगे 7 आ गया आपका, ये आंसर थी, आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में क्या है आपका, 20 क्वेश्चन जो है वो ये है कि 18-15, ये बहुत एपी का क्वेश्चन, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके। एपी दे रखिए 18, 15, 12 का कौन सा पद -87 है, क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है और यदि है तो कौन सा पद है। क्लियर। अब सवाल को देख लो पहले, अब इसको करते हैं। आपको एपी दे रखी है, इसमें कोई जो पद है वो -87 है या नहीं। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम मानेंगे कि माना इस एपी का nवां पद -87 और n का मान निकालते हैं कितना आता है। n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक आएगा तो समझो ये इस श्रेणी का पद है, और नहीं आता है, पॉइंट भी नहीं आता है n कभी भी, तो समझिए ये -87 इस एपी में कहीं नहीं आएगा। अब देखिए सवाल को, 18, 15, 12, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, ये 26 हो गया। देखिए माना हम क्या लिखेंगे, माना एपी 18, 15, 12 का nवां पद, हमने मान लिया nवां पद क्या है, -87 है, ये मान लिया। 18 ये डी दूसरा पद माइनस पहला,
15 में से 18 घटाएंगे। बहुत से बच्चे हैं चिन्ह का बहुत गलती करते हैं आप लोग, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। 15 माइनस 18 है तो ये -3 होगा। बहुत से बच्चे 3 लिखते हैं और सवाल आपका आगे बिल्कुल गलत होता चला जाएगा। ठीक है, -3 आ गया। और आपका ये हो गया एनवा पद -87 है, तो ए एन, एनवा पद मतलब ए एन, ए एन, एनवा पद क्या है -87। इसमें आपके दो ही सूत्र हैं, एल का भी वही है और ए एन का भी वही है। तो हम ए एन से शुरुआत करेंगे। ए एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ये हो गया। ए एन -87 है, ए आपका 18 है, n-1, n हमें यहाँ पे निकालना है, और d आपका है -3। माइनस का मान बहुत से ऐसे रखते हैं, ये देखो ये भी गलत है, ऐसा आप रखेंगे ये गलत है। इसको आपको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का मान है। 18 इधर आएगा LHS में नहीं, तो इसको माइनस का 18 हो जाएगा। अब -87 और -18 तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। 8 7 15, 8 1 9 और 1 10, ये माइनस का 105 हो गया। -3 को मैंने आगे ब्रैकेट के ऐसे लिख दिया, अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, 105 और 3 यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा इसके ये भाग में, ये आ गया n-1। 3 से कट गया, देखो ये, तो 3 से कट गया तो आपका आ गया 3 3 9 और 3 पंजे 15 बराबर n-1। और 1 इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 35 + 1 यानी 36, यानी 36वां पद, यानी आपको n बराबर 36 मिल गया। यानी n आपका देखो धनात्मक है और पूर्णांक है। तो अगर ये पॉइंट में आता, माना 3.6 आ जाता, तब हम ये बोलते कि जो -87 है वो इस AP का पद नहीं है। और या ये बटे में आ जाता, जैसे 5/2 कुछ भी आ जाता बटे में, तो ये धनात्मक आना चाहिए और पूर्णांक आना चाहिए। अगर ये बटे में आएगा फ्रैक्शन में तो भी हम कहेंगे -87 इस AP का पद नहीं है। फिलहाल ये पूर्णांक आया है, धनात्मक इसका पद है। तो ये तो आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। फिर आगे कह रहा है क्या इसका कोई पद शून्य है। हम मान लेते हैं माइनस का nवां पद शून्य है। तो माना दी गई AP का nवां पद शून्य है। वो कह रहा है कोई पद शून्य है, यानी इसमें हम इस AP में आगे हम चलते जाएंगे तो क्या कहीं शून्य मिलेगा हमें। तो हमने मान लिया nवां पद शून्य है। फिर आपका वही हो गया, a बराबर आपका क्या हो गया 18 हो गया, n हमें निकालना है, an शून्य है, और भैया आपको हो गया d आपका था -3। ये हो गया। अब इसे मान रखते हैं, अब हम सूत्र वही लगाएंगे an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। अब an हमने 0 लिया है, हम ये माने कि 0 इसमें आएगा ही नहीं आएगा AP में, तो फिर वही काम करेंगे, n का मान निकालेंगे। n का मान अगर आपका धनात्मक आता है, पूर्णांक आता है, तो समझो 0 भी इस AP में है। तो देखते हैं n क्या था, पहले n को निकालते हैं। an 0 हो गया, a आपका हो गया 18 और n-1 d आपका था -3। 18 इधर आएगा, ये माइनस का हो गया, -3 को फिर मैंने आगे लिख लिया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 3 इसके देखो गुणा में है, यहाँ पे देखो गुणा में। बहुत से बच्चे पक्षांतर गलत करते हैं अभी भी 10th में भी, तो इसको आप ढंग से समझें और उसका अभ्यास करें। 3 का भाग इधर जाएगा तो 3 × 18 हो गया n-1, और -1 इधर गया तो प्लस का हो गया 7, -1 इधर +1 6 1 7, 7 को मैंने इधर लिख लिया, n को मैंने इधर लिख लिया, यानी 7वां पद शून्य है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर आप क्या लिखेंगे, अतः दी गई AP का क्या कहा था पहले उसने कि कौन सा पद 87 है, तो 36वां पद 87 है, -87 है, तथा 7वां पद शून्य है। आंसर अच्छे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 21 में आपको दे रखा है ये त्रिभुज, ये भी आपका 8.1 का सवाल है, ये कोर्स में है, इसको आप ढंग से समझ लें। इसमें आप देखिए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो सिद्ध कीजिए। आपको ये दे रखा है, इसको आप ध्यान से समझो।
इसमें पाइथागोरस प्रमेय बहुत से बच्चे अभी तक लगा नहीं पाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सीख जाएंगे आप अगर आप इसको ढंग से तैयारी करते हैं तो। देखिए आपका है 21वां सवाल। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वैसे त्रिभुज की आवश्यकता है नहीं। बी आपका समकोण है, ए और सी नहीं बनाना पड़ेगा इसमें, तो ये कंपलसरी है, बिना इसके आप समझ नहीं पाएंगे। टेन ए आपका 1/√3 है। ठीक है, तो ए मैंने यहाँ रखा है, तो आपको क्या दिया है, टेन ए बराबर 1/√3। अक्सर इस एक्सरसाइज से एक सवाल आपका जरूर आता है। अब आपको एक सूत्र मालूम होगा, आपने जब त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ा था तो आपको ये LAL/KKA, इसमें आप जानते हैं ये लंब, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण है। अब आपको टेन देखना है कि टेन क्या होता है। तो ये लंब बट्टे कर्ण साइन के लिए, आधार बट्टे कर्ण कोस है, लंब बट्टे आधार टेन के लिए, टेन का ये होता है लंब बट्टे आधार। तो यानी टेन आपका होता है लंब बट्टे आधार। तो ऐसे अपनी सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लंब यहाँ पे एक है इस त्रिभुज में और आधार यहाँ पे √3 है। लेकिन ध्यान रखना लंब हमेशा जो एक कोण दिया है ये ए, इसके सामने वाला लंब होगा। तो ए मैंने ऊपर लिखा है, तो लंब एक ये होगा। और अगर मैं ए यहाँ लिख देता माना, तब लंब एक यहाँ नहीं लिखता, तब यहाँ होना था ये। तो ए अगर यहाँ लिखा है तो लंब ये होगा, और ए अगर आप यहाँ लिख देते हैं तब लंब एक यहाँ लिखना पड़ेगा, ये होगा। तो जो भी कोण आपको दिया हुआ इस कोण के सामने वाला लंब होगा, जो बच गया आधार। और कर्ण हमें 90 के सामने वाला ही होता है, 90 ये 90 के सामने ये कर्ण होगा आपका। अब हमें क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकालनी है। तो लंब आपका एक है, आधार आपका √3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम में आपने ऐसे बगल में नहीं लिखना है, ये आपको रफ का काम है। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AB² प्लस BC²। कर्ण आपका AC, ए भी आपका हो गया √3 का स्क्वायर, और BC आपका हो गया 1 का स्क्वायर। √3 का आप जानते हैं 3, इसका 1, 3 तरीका हो गया 4, और AC बराबर आपका 4 का वर्गमूल, यहाँ से वर्ग हटा वर्गमूल 4 का हो गया 2, यानी ये आपका 2 आ गया विकर्ण। अब हमें इसमें क्या निकालना, आप ये भी देख लीजिए। निकालना है, सिद्ध करना है, कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी बराबर 0 सिद्ध करना है। हमने LHS ले लिया, यानी बायां पक्ष कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, और 0 लाना है। अब देखो सूत्र ये लगेगा, साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण, कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण, और टेन के लिए लंब बट्टे आधार। टेन तो कहीं यहाँ पे है नहीं, साइन और कॉस ही है। सबको याद होगा LL/KK, बहुत ही फेमस है, और अधिकांश टीचर्स को लाल बट्टे काका KK ऐसे बोल समझाते हैं, बहुत अच्छा हिंट सही है, और बच्चे समझ भी जाते हैं इसको। कॉस है, अब यहाँ ध्यान आपको कोण का देना, अगर ए की बात हो रही है, कोण ए, तो लंब एक लेंगे और आधार फिर ये लेंगे। और अगर सी की बात हो रही है तो सी के लिए फिर लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक, कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ये कॉस भी आधार बट्टे कर्ण, लेकिन दोनों के कोण बदले हुए हैं, इसका कोण ए है, इसका कोण सी है, इनके आधार लंब भी बदल जाएंगे। फिलहाल लंब तो नहीं होता कॉस में, आधार बदल जाएंगे। कॉस ए आधार बटे कर्ण, ए के लिए ये लंब, हमें चाहिए आधार, तो आधार क्या होगा, ये √3/2। देख लीजिए, कॉस सी ये भी आधार बटे कर्ण, कॉस सी भी आधार बटे कर्ण, पर अब सी है कोण, तो सी के सामने का लंब आधार हो गया 1/2 माइनस साइन ए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब कौन सा होगा, ए के सामने वाला, क्योंकि अब ए है यहाँ पे कोण, देखिए। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, अब ए के सामने ये है, तो लंब ये नहीं होगा, लंब ये होगा। ए के सामने 1 है, ये वाली भुजा BC है, BC कैसा है, BC का मान 1 है। तो कोण ए के सामने BC है, इसके BC का मान 1 है, लंब बटे कर्ण 1/2। और साइन सी,
अब सी हो गया आपका, तो सी के सामने का लंब, सी आपका ये है, इसके सामने लंब ए बी है, ए बी का मान √3 है, √3 बटे कर्ण आपका ए से यानी 2, √3 बटे 2 लंब बटे कर्ण, क्योंकि सी है अब √3 बटे 2। अब इसको अब एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, √3 के अंश में गुणा होगी, हर के हर में गुणा होगी, तो √3 2 दूना के 4, √3 2 दूना के 4, और दोनों सेम आ गए, बीच में माइनस का चिन्ह, कैंसिल आउट 0, और ये आपका RHS। इस तरह के सवाल ये बहुत आते हैं, आप इन्हें ढंग से तैयारी कर लें, अभी भी समय है, आसान आसान आप तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए 22वां सवाल। 22वें सवाल में क्या है, आपको ये बिंदु संरेख दिए हैं, हमें सिद्ध करना है ये, ठीक है। आपका 2000 नहीं, ये क्वेश्चन सॉरी, इसका अथवा है, ये भी बहुत आता है ये वाला, इसको भी देख लीजिए। LHS लिख रहा हूँ मैं, LHS ये अथवा वाला भाग है। आप पिछले साल के देखो, तीसरी चौथी बार करूँगा सवाल को मैं। LHS क्या है, cos A, ठीक, cos A अपॉन 1 प्लस के साइन A, 1 प्लस के साइन A बटे cos A, हमें बराबर लाना है 2 sec है। बहुत आसान है, यहाँ पे cos A इन दोनों के गुणा करके एलसीएम ले लिया, cos A 1 प्लस के साइन A, तो इसकी गुणा होगी cos A की, cos A में तो cos स्क्वायर A, और जब इन दोनों की गुणा होगी तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 प्लस के साइन स्क्वायर A, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, 1 प्लस साइन के 1 प्लस साइन गुणा करिए, 1 के 1 में करिए, साइन के साइन में करिए, होल स्क्वायर बन के आपका ये हो जाएगा 2 साइन A, यानी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर है A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अपॉन cos A, ठीक है। ये आपका भी प्री बोर्ड में भी आया था, आपको अगर ध्यान हो ये क्वेश्चन। अब आपको पता होगा आपने सही किया या गलत किया। और कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1, देखो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 प्लस के 1 प्लस के 2 साइन A अपॉन कॉस A और 1 प्लस के साइन A, क्लियर। और 1 और 1 आपका क्या हो गया 2 प्लस के 2 साइन A। आप मेरे लेख पे मत जाना, लेख इतना अच्छा नहीं है, पर आप समझने का प्रयास करें केवल। और 2 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस के साइन A, और आपको आ गया कॉस है 1 प्लस के साइन A। मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें जो फॉर्मूले यूज़ हम करते हैं ना, उसको यहाँ साइड में ज़रूर दिखाएं, और ब्लैक पेन से अगर दिखाते हैं बहुत अच्छा, इसका आप ध्यान रखें। फिलहाल मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो आप इसको इतना मैं कर नहीं पा रहा, पर ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इसको ध्यान में रखें। और 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A आपका कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस A, 2 इंटू इसको हम 1 अपॉन कॉस A ऐसे लिख सकते हैं, और 2 1 अपॉन कॉस A क्या हो जाएगा सेक है, और हमें यही लाना था, ये आपका दायां पक्ष हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए इसका 22वां सवाल। 22वां सवाल क्या है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आ रखा है, थोड़े इसके नंबर बदल जाते हैं, ये सवाल का पैटर्न यही रहता है। आपको सूत्र याद करने पहले, फिर मान रखने। सवाल क्या है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर वाले एक धातु के बेलन को पिघला करके गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसमें आपको बेलन को पिघला करके गोला बनाया जाता है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक धातु से पिघला कोई भी है आपका एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो इसमें उनके आयतन बराबर रहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक बेलन है, ये बेलन है, और इसको पिघला करके एक गोला बनाया। ये बहुत आता है सवाल, इसके आप तैयारी ढंग से कर लेना, कई बार आपके टेस्टों में भी सवाल आए हैं। अब इसकी जो त्रिज्या है
आर लिया हमने इसको 4.2 सेंटीमीटर है बेलन की त्रिज्या, और इसका है एच बराबर 5.6। बहुत आसान सवाल है, पता नहीं आजकल के बच्चे इतनी मेहनत क्यों नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रयास करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे इसे हम। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, जो गोले की त्रिज्या है ये R1 है। आर, इसको सेम आर आर मत मानना, कुछ भी कैपिटल स्मॉल कर देना, R1 R डैश कर देना, और सेम मत मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि अभी आप दोनों आमने सामने फॉर्मूले लिखेंगे तो वो कैंसिल आउट करने पड़ेंगे आपको। आप समझिए से, आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, हम इनके वॉल्यूम जो आयतन है वो इक्वल क्यों रख रहे हैं, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। चूंकि बेलन को पिघलाकर, धातु का है ये, गोला बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है, इसलिए हम आयतन बन रख इनके बराबर रख रहे हैं। अतः बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन आप सूत्र देखो याद होने चाहिए आपको, वो तो कंपलसरी है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू। अभी मैं क्या कह रहा कि दोनों तरफ आप आर, इधर आर आप नहीं लेंगे। अगर आपने इधर भी देखो आर लिया तो आपको ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से आर के क्यू कैंसिल हो गया, आर बचेगा, इसलिए इसको मैंने R1 कर दिया। ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यू। ये बचा आर स्क्वायर एच, देख लीजिए इसको, आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 R1 क्यू। अब इनके मान रखते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी थी? त्रिज्या थी 4.2 5.6, 4.2 त्रिज्या थी, 5.6 ऊंचाई थी, और ये हमको निकालना है गोले की त्रिज्या। इसके बाद आपकी कैलकुलेशन बचती है, वो आपको अपने आप खुद स्ट्रॉन्ग बनानी है। 4.2 का स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दी, 5.6 और 4/3, ये आपका R1 क्यू। ये इधर आएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको मैंने इधर लिखा, और 4 गुणा में है, ये भाग में गया नीचे, और ये 3 भाग में, ये गुणा में। अब देखो, अब हमें घनमूल निकालना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कुछ टेक्निक आपको याद रहनी चाहिए। क्या? हम इसको 4 से काट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब इसमें अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो आपको इसके त्रिक नहीं मिलेंगे। अगर इसकी गुणा यहाँ कर दी, ठीक है, 2 है ये, हमें इसकी गुणा यहाँ करनी है, 14×3 = 42। अब देखो 3 बार मिल गया ना, तो त्रिक में आपका क्या होता है, ये इधर से आपका ये घन हटेगा और यहाँ घनमूल लगेगा। 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, और ये आपका क्या हो गया, 3 बार जो पेयर बनते हैं मल्टीप्लाई में, उसको बाहर निकाल के यानी इसका घनमूल आपका आ गया। अतः गोले की त्रिज्या क्या होगी, 4.2। अब देखिए इसका 23वां सवाल। 23वें में क्या है, 23वें सवाल में आपको दिया हुआ है एक चतुर्थांश है, ये भी बहुत आता है, ये सवाल सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, इधर आपका 23वां, इधर 23वें सवाल में क्या है कि एक त्रिभुज ABC बने, ये रचना का सवाल है, और इसको मैं हल्का सा बना के दिखा देता हूँ। हालांकि ये त्रिभुज वाले सवाल जो है, इस सवाल ये आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि आगे वाले सवाल जो हैं वो बहुत ज़रूरी है आपको सीखने के लिए। 23वां सवाल है आपका, इसमें क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज आपको बनाना है, और त्रिभुज कैसा बनाना है कि उसकी जो भुजाएं हैं BC 7 सेंटीमीटर हो। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, देखिए ज़रा, BC 7 सेंटीमीटर खींच लिया, BC हमने 7 सेंटीमीटर खींच लिया, ये 7 सेंटीमीटर खींच लिया, नाम दिया इसका BC। यहाँ पे आपको 45 का एंगल बनाना है, बी पे 45 का एंगल बनाना है, ये मैंने बना दिया 45 का एंगल। ये आपका 60 हो गया, ये आपका 120 या 90, ये आपका 90 की लाइन आएगी, और ये 90 की लाइन आपकी आ गई। हमें खाली इस लाइन से मतलब है, इसका हमने हाफ कर दिया ये, और यहाँ से ये काटा,
ये बन गया 45 का एंगल। 45 का एंगल बनाते हुए हमने ये लाइन खींच दी। ये किरण कह सकते हैं BS। सवाल क्या है, आपको एक त्रिभुज बनाना है। मैं रफली बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है आपने, जिसमें जो आपका ABC, B आपका 45 है और A आपका 105 है। C नहीं दिया है, लेकिन C हम ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 105 है 45, 150, ये 30 होगा। ये हम 30 का एंगल बनाएंगे। ये 30 का एंगल बना दिया। ये 60 और ये आपका क्या हो गया, 30 हो गया। देखो 30 का एंगल बना दिया और 30 का एंगल बनाते हमने ये लाइन खींच दी और दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहाँ नाम आपका हो गया A, और ये अपना आप ही आपका 105 बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ बनाया है 45, यहाँ बनाया है 30, ये बन गए। इसके बाद ये न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींचेंगे। ये न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींची, किसी भी एंगल पे खींचो। हमें जो दूसरा त्रिभुज बनाना है उसकी भुजा इसकी भुजा की कितनी गुनी हो, 4/3। ध्यान देना, 4/3। अंश बड़ा है, यानी भाग तो 4 ही करेंगे, लेकिन चौथा वाला भाग C से नहीं मिलेगा। ये देखिए, आपको अच्छी तरह से चीज़ें सीखनी है तो आपको 11.1 प्लेलिस्ट में जा कर के सीखना पड़ेगा। वहाँ देख करके 1 2 3 4 भाग कर दिए इसके हमने। क्या नाम दिया, B1 B2 B3 B4। अगर ये अंश छोटा होता यानी 4 नीचे होता और 3 ऊपर होता तब तो ये इससे मिल जाता, लेकिन अंश अगर बड़ा है तभी तीसरा वाला मिलेगा C से। ये सबसे खास बात है सवाल की, डिफरेंस याद रखना इसमें, ये मिल गया इससे। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे, BC को ये आगे बढ़ा दिया, तो BC को आगे बढ़ाते हुए किरण कौन सी खींची, BZ। अब हमने क्या करना है, इसके समांतर BC के समांतर यहाँ से रेखा खींचनी है। कैसे खींचेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे रख लिया मैंने, ये सेट स्क्वायर से खींच रहा हूँ मैं ये, और हमने यहाँ पे ये सपोर्ट लगा दी इसकी ये, तो इसको आगे तलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ तक लाना है खींच। ये BC पे जिसके समांतर खींची, सेट स्क्वायर का यूज यही है समांतर खींचने के लिए। और इसको आगे बढ़ाया, कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ाया जहाँ तक मेरी उंगली है। ये बढ़ाया यहाँ तक इसको, और ये आपका यहाँ तक बढ़ गया, और ये इसको हटा सकते हैं अब आप, और ये इसके समांतर खींच लिया, ये खींच लिया। यहाँ नाम दिया C डैश। फिर इसके बाद क्या किया, अब इसके समांतर C डैश से खींचा, तो AC में रख दिया हमने। आप सेट स्क्वायर अगर नहीं चलाना जानते तो आप कम से कम सीख लीजिए। ये इसको सपोर्ट लगाई बीच, सपोर्ट आप फिटे के लगा सकते हैं चाहे तो, या फिर आप दूसरा सेट इसका यूज़ करना चाहें, वो असल में थोड़ा मोटी उसकी परत होती है। ये थोड़े ये इसको ये लगा दिया, इसको खिसका के कहाँ तक लाना है, इसको खिसका के यहाँ तक जहाँ ये C डैश है। देखो इसको मैं खिसका रहा हूँ, ये खिसका के मैं कहाँ तक C डैश तक लाया। थोड़ा मैं जल्दी में कर रहा हूँ, आप बहुत केयरफुली बड़ी सावधानी से काम करना। ये समांतर बिल्कुल ठीक आपका आएगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया कंपास से, कंपास से भी आप कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। इसका नाम हो गया, आप हो गया A डैश। और जहाँ पे डैश वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ये आपका क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है। इसके रचना के चरण आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस चैनल की प्लेलिस्ट में, और 11.1 का सवाल नंबर शायद 5 या 6 है, उसमें आप देख लेंगे। फिलहाल मैं इसमें ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 इसी का बताना है। ये पूरा कंप्लीट लिखा है मैसेज, कोई क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है। ये 11 इसी का बताना है, मुझे मैसेज करके बोले, नितिन पूछ रहा है शायद। ये इसी का बताना है या किसका बताना है, सेट 1 का सेट 2 का, मुझे बताइए पहले। ठीक है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे कोई भैया, नितिन भैया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस बुक का नहीं है, देखिए ज़रा। हालांकि कल आपने शायद कल की क्लास अटेंड नहीं की होगी, कल मैंने बताया था। ये देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हैं ये, और 11 क्वेश्चन आपका ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के है। तो देखिए इसमें ज़रा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, हालांकि आप देख सकते थे, वो वीडियो में करा रखा मैंने। ये पिछले जितने क्वेश्चन है सब हो रखे हैं वो, ये देखिए।
अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये आपका a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, ठीक है, मैंने पहचान लिया नीति ने आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में ही है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर के, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, पर आपकी बुक का नहीं तो थोड़ा आप परेशान हो जाते हैं सवाल को देख करके कि सवाल कहाँ से आ गया। और सेक स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर के। और सेक को हम कर सकते हैं क्या, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वन अपॉन के कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। और इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, के का मान आपका वन, आंसर। यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज किए हैं ब्लैक पेन से ज़रूर लिखें इसको आप, ये हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है। आपका हो गया ये सवाल नंबर क्या था, ये रचना का सवाल करा भी मैंने, और ये था सवाल नंबर 23। अब देखिए लास्ट के दो सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं भी। 24वां देखिए आप, 24वें में क्या है आपको दिया हुआ, ये आपका चौथे चैप्टर का सवाल है। हालांकि कभी 6 नंबर में भी आता है, कभी आप इस वाले सेट में ये 3 नंबर में आ रखा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान से समझ लीजिए, दो संख्याएं हैं, एक छोटी और एक बड़ी है, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप मानेंगे बड़ी संख्या। तो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, ये हो गया। अब इसमें आप ये देखिए, प्रथम शर्त से इनके वर्गों का अंतर, संख्या ये होगी, इनके ये वर्ग हो गए, और ये आपका इनका अंतर हो गया, बराबर कितना है 180, ठीक है। और इसमें आप, ठीक है, ये नितिन चौहान ने पूछा, बहुत अच्छा बच्चा है ये, क्वेश्चन पूछा करो इस तरह से, आप बाद में कमेंट में लिख सकते हैं जो भी पूछना है, या वीडियो देख करके नहीं समझ आ रहा दोबारा रिपीट करना, आप बता देना। जितना मेरे पास समय है मैं कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ। आपके जो परिचित हैं, जानने वाले दोस्त हैं, आप उनको भी बता सकते हैं कि इस समय आप पेपर सॉल्व के वीडियो है, तो जो भी आपके इसके 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं, आपके परिचित कोई दोस्त है, आपके मित्र जो भी 10th क्लास में इसमें यूके बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनके वर्गों का अंतर 180 है, तो x का वर्ग y का वर्ग अंतर मैंने माइनस 180, समीकरण एक आपकी ये बन गई। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त में आपका है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या में क्या मानी y, y का स्क्वायर, बड़ी संख्या क्या मानी x, इसका 8 गुना, इसका 8 ये गुणा कर दी है, ये हो गया। अब आप देखिए वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक, गुणा करके आ गया समीकरण। तो ये मान यहाँ रखेंगे समीकरण एक से, यहाँ वाई स्क्वायर की जगह 8x रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, और 180 को मैं इधर लिया है तो माइनस के 180 बराबर 0। अब बहुत आसान है, 180 कैसे गुणनखंड करने, घटा के आए 8, 18 धम 180, 18 में से 10 के 8, यानी 18 धम 180, 18 में से 10 के 8। उसके फैक्टर आपके क्या बनेंगे, x माइनस के 18। अब आपको पता है क्या करना है, मैं डायरेक्ट करूँ x प्लस के 10 बराबर 0। x का मान आपका आ गया 18 और माइनस 10, माइनस में संख्या नहीं है क्योंकि वो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो x बराबर 18 लेने पर समीकरण 2 से यहाँ 18 रख देते हैं मान, तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर आ गया 8 गुणा के 18, 18 144 होते हैं, और 144 आप जानते हैं 12 का स्क्वायर है, नहीं 144 का वर्गमूल 12। तो अभीष्ट संख्या क्या हो गया 18 और 12, अतः अभीष्ट संख्याएं
ये सवाल भी कई बार बोर्ड में आ रखा है, एक दो बार तो ऐसा ध्यान आ रहा है कि 6 नंबर में आ रखा है ये। अतः अभीष्ट संख्याएं 18 और 12 है। ठीक है, ये हो गया। और 24 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। 25 तो अथवा में भी आ रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या आपको एक वर्ग दिया हुआ है, बहुत आसान सवाल है ये भी। ये देख लीजिए, एक वर्ग है इस तरीके से, और इसके चारों शीर्ष को केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है। आपको कोई सवाल ढंग से समझ में नहीं आया, इसको दोबारा अभ्यास जरूर करें, तब भी नहीं आया तो ज़रूर पूछ लें। और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग ये जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये वाला भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये देखिए इसको ज़रा आप, तो ये वर्ग है, नाम दिया इसका ABCD, और इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी 14 सेंटीमीटर की भुजा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। तो इसकी जो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे निकलेगा। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 ये चतुर्थांश हैं, इनका क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, और 4 चतुर्थांश मिल करके एक ही त्रिज्या के 4 चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इतना लिख सकते हैं, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 14 का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ये आप जानते हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, और इनको आप ढंग से याद कर लें। वैसे बहुत से को याद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वर्ग का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का स्क्वायर आपका हो जाएगा, सॉरी, नहीं वर्ग आएगा पहले, भुजा का स्क्वायर और चतुर्थांश का 4 गुणा गए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुणा गए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। भुजा आप जानते हैं 14 का स्क्वायर है, और 4 चतुर्थांश मिल करके, चलो कोई नहीं, वैसे वृत्त आप लिख सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का हाफ। वृत्त का चौथा भाग, एक वृत्त के 4 बराबर भाग करें, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। 4 से 4 कट गया, देखो इसका स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि 30 तक आप वर्ग याद कर ले। 14 का 196 होता है, पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या इसके 7 स्क्वायर कर दिया, 7 गुणा के 7, 7 से 7 कट गया, 196, 4 7 गुना के 14 15, और ये आपका गया घटा करके 154, 6 में 4 कर दो, 42 सेंटीमीटर। मात्रक जरूर लिखें, ये हमेशा कह रहा हूँ मैं, और आप मात्रा पे कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिर भी 1 नंबर आधा नंबर बड़े आसानी से माइनस हो जाएगा। और इसी का लास्ट पार्ट, अब इसी का अथवा में इसे देखिए, आपको ये दे रखा है एक वृत्त, इसके अंदर समकोण त्रिभुज है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए इसे भी जरा, इसका अथवा में ये भी कई बार आ रखा है। ये सब सवाल कई बार आ रखे हैं, ये ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हैं तो आप इनकी तैयारी ज़रूर करें। और कुछ तो बहुत आसान है, जैसे इस सवाल तो बहुत आसान है, ये वाला कौन सा, ये जो अभी पूछा था, ये हालांकि एक्स्ट्रा है लेकिन आसान है। और ये सवाल बहुत आते हैं, इसको इसको तैयार ढंग से कर लेना ये। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका केंद्र O है, और ये A, ये B है, और ये C है। ये है 8 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग कौन सा, जिसको मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है क्या होगा ये। तो इसमें आप ये देखिए कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो। ये पूरा अर्धवृत्त है,
इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। परंतु अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, और हमें नहीं मालूम, पहले इसकी हम त्रिज्या मालूम करेंगे। तो ये कोण आपका देखो 90 क्यों है, चूंकि कोण ACB अर्धवृत्त में स्थित है। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ये रूल है 9th में था। कोण ACB बराबर 90, ये हो गया 90 हो गया। और अब आप देखिए इसमें ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस में लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण हमको कैसे पता चला, इस रूल से पता चला। 90 समकोण त्रिभुज ACB में क्या आएगा, AB का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं हम, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB स्क्वायर, AC आपका 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 36 से 64 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इसकी त्रिज्या, ये व्यास 10 आ गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। तो क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। अब हमारा निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी क्या बताया था मैंने, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो अब आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग आ रहा ध्यान में, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त भी नहीं कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे, क्योंकि पूरा वृत्त करनी है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पायर स्क्वायर, अर्धवृत्त उसका आधा कर देंगे, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार। पाई का मान आप पे दे रखा है 3.14 है, तो 3.14 रखेंगे, और आर आपका आ गया था 5, 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 2, 1/2। लम्ब यहाँ पे क्या था, 8 और 6, 8 और 6 ये लम्ब थे, और 3.14, 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25, 2 माइनस के पायर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और 2 से कट गया 4, 4 6 24 आ गया आपका ये। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कटे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 7 14, 1.57 गुणा के 25, ये आ गया आपका 24। और करना है इसको, तो 25 7 1 5, 25 कितना आ जाएगा, गुणा एक बार गलत भी हो सकती है, आप एक बार खुद अपना आप भी करना इसको, और घटा के लगभग समथिंग आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन आप प्रोसेस पे ध्यान दें, जल्दी में होता है, लाइव चल रहा है, तो इतना एक्यूरेसी नहीं हो सकती, पर आप मेथड देखें, आप ये समझें। तो ये आपका 2012 का सेट 1 के 25 क्वेश्चन में, कल इसके 26 से 30 तक होंगे। पेपर मैंने आपको भेज दिया था, इसमें आप देख लेना कि कितना आपको इसमें आता है। जो नहीं आता उसको ज़रूर आप देखें, और इसका आप अभ्यास करें। कल इसके आगे क्वेश्चन होंगे, और पिछले सालों के हर विषय के करें, खाली मैथ पर नहीं, और हिंदी है, इंग्लिश है, और विषय पर भी आप ध्यान दें। केवल इंग्लिश ये नहीं कि मैथ ही पर कर रहे हैं आप इतना फोकस, ठीक है। और इसकी तैयारी आप जरूर करें। आगे के सवालों को देखने के लिए अगली वीडियो आप जरूर देखें।